अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा हम बात करें जिस तरीके से जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कल रात या कह लीजिए पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो सुबह का वक्त था जब अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले करने शुरू किए। सेंटकॉम ने यह वाज़ेह कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर ये हमले किए जा रहे हैं और इसकी वजह जिस तरीके से समंदर में बहुत सारे जहाज़ों को निशाना ईरान की जानिब से बनाया जा रहा था, उस पर ईरान को वार्न भी किया गया और उसके बाद फिर ईरान पर ये हमले किए गए। जवाब में ईरान ने भी हमले किए हैं और इस बात की तो कंफर्मेशन सेंटकॉम भी दे रहा है, लेकिन ईरान का जो दावा कि ओमान में एक अमरीकी तैयारा बरदार जो जहाज़ है उसको निशाना बनाया गया है और इसके अलावा कतर में जो अल अदीद एक अड्डा है उसको भी निशाना बनाया गया है। तो ये दोबारा से एक पूरा का पूरा सिलसिला जो शुरू हुआ, उसके बाद फिर ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अब हर तरह की आमदो रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और अमेरिका और सेंटकॉम का ये कहना है कि बंद कर देना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ये ईरान के कंट्रोल में नहीं है, उसका वहाँ पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं है और वहाँ पर आमदो रफ्त अब भी जारी है। लेकिन ईरान वाज़े तौर पर यह दावा कर रहा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया है और वहाँ से अब कोई आमदो रफ्त नहीं हो सकेगी। तो जो चंद दिन की कह लीजिए कि एक खुशी थी या एक बेहतरी की तरफ कुछ कदम थे, दोबारा से अब वो सारा का सारा सिलसिला ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपने स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि वो MOU की हैसियत नहीं रह जाती। अब जो कल से अगला हफ्ता शुरू हो रहा है उसमें टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात भी दोनों ममालिक के दरमियान होने हैं। इस बात की भी हमें तस्दीक कल मौसूल हो गई थी, लेकिन इस सब में जब इस तरह के हमले हैं और खुल्लम खुल्ले हमले हैं तो ना सीज़ फायर रह जाती है, एक तरह से दोबारा जंग का आगाज़ है, MOU की कोई सूरत हाल बनती नहीं है और ये मामला अब फिर किस सिमत में जाएगा और फिर अब कौन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएगा। एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ये काम करता है, वादा खिलाफ़ी करता है और फिर इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए कि जब अब अमेरिका को पता चला कि इस्लामाबाद अकॉर्ड में तो सब कुछ ईरान के हक़ में है, सब कुछ ईरान को मिला है, अमेरिका को कुछ नहीं मिला, और फिर डोनाल्ड ट्रंप पर जो तनकीद हुई है अमेरिका में उसको जवाब बनाते हुए उन्होंने ये हमले किए हैं। इसके अलावा कोई वजह नहीं है अमेरिका के हमलों की, और अगर जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है उसका भरपूर जवाब ईरान देता रहेगा। और फिर एक और स्टेटमेंट भी कल आया था, वो ये कि जो सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं उनको जो शहीद करने वाले लोग हैं उनसे जब तक इंतकाम नहीं ले लिया जाता तो तब तक भी चैन से नहीं बैठा जाएगा। यानी कि वो वाज़े इशारा जहाँ पर है वो हमें नज़र आ रहा है। और फिर इस सब में डोनाल्ड ट्रंप भी ये स्टेटमेंट देते हैं कि मैं अमेरिका का सदर होके ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ और ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैं चाहूँगा एक तो तफसील से हम इस सारे मामले पर बात करें और फिर जिस तरह से हम बात करते आ रहे हैं कुछ बात ऑपरेशन शाबान की, जो वक्त की एक अहम ज़रूरत था, उसके नतीजे में आए रोज़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बहुत से दहशतगर्द जो हैं जहन्नुम वासिल किए जा रहे हैं। कुछ तस्करा हम आगे चलकर उसका भी करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस सवाद साहब, सीनियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अनीक ज़फ़र साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और शिराज हस्तात सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। ब्रिगेड साहब कैसे देख रहे हैं, ये चंद दिन का मामला था, चंद दिन की खुशी थी पूरी दुनिया के लिए, चीज़ें अभी तो बेहतर होना शुरू हुई थी कि दोबारा से ये हमले, और अब तो ये एक जिस नोयत के जिस लेवल के ये हमले हैं ये तो खुल्लम खुल्ला दोबारा से जंग का आगाज़ है। हाउ डू यू सी इट? अर्सलान देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में इतनी एफर्ट की और एज ए मीडिएटर, एज ए पीस कीपर, और बहुत ही खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिन रात मेहनत की। कोई भी डिडंट बॉदर अबाउट एनी टाइम, क्योंकि जाहिर है अमेरिका में दिन होता था और यहाँ पर रात होती थी। Even he remained in touch, personally remained in touch with President Trump, JD Vance और ईरानी लीडरशिप थे। और फिर जाहिर है उसमें जो आपकी सपोर्ट किया गया वो कतर भी था, तुर्की भी था, इजिप्ट भी था और सऊदी अरब भी था। और फाइनली पाकिस्तान इस्लामिक अकॉर्ड जेनेवा में साइन करवा लिया। इट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट और 3 टेक्निकल टीम भी बन गई। बात ये कि अब इसके बाद दोनों पार्टी को चाहिए रिस्ट्रेन शो करनी, आदि तंगबंदी है और मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उम्मीद दुनिया की कायम है कि ये इट विल एंड टू लीड टू लॉजिकल कंक्लूजन और उसमें उसके बाद यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और ये इट विल बिकम अ वेरी
ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट तो शुरू से ही प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत गेन करें। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस माहदे को देखें तो ईरान काफ़ी अपर हैंड पर है। ईरान लुक्स के उसने काफ़ी बेनिफिट इसमें बेनिफिशियरी है पॉइंट्स के अंदर। तो मेरे ख्याल में ईरान को ज़्यादा रिस्ट्रेंट शो करने की जरूरत है। ईरान को अगर फोकस होना चाहिए कि तीनों टेक्निकल टीम बैठे हैं, मुज़ाकरात शुरू हैं और अच्छे कंड्यूसिव फ्रेंडली इन्वायरमेंट में ये लॉजिकल कंक्लूजन में जाके एंड कर दिया। लेकिन अगर कोई वॉलेशन आपकी देखें, अगर कोई वॉलेशन होती है, कुछ शिप किसी गलत लेन में जाता है या आपकी परमिशन नहीं करता, देन देयर इज मोर अदर वेज टू हैंडल। अगर आप का सऊदी अरब का शिप है या कतर का शिप है, यू आर राइट इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद देम, क्योंकि ये अकॉर्ड साइन कराने में सऊदी अरब का, कतर का बहुत हाथ है पाकिस्तान के साथ जी, और आपको डेलीगेशन भी एक्सचेंज होते रहे। सो आपको चाहिए कि आप कतर को डायरेक्ट ट्रेन करें कि जी आपका शिप है, प्लीज टेक इट बैक, गलत लेन में आ रहा है, इट विल लीड अ बैड एग्जांपल। सऊदी अरब को लिंक करें और पाकिस्तान को बताएं, पाकिस्तान मीडिएटर है कि जी आप काइंडली इस शिप को वापस ले जाएं, हम अलाउ नहीं कर सकते, इट विल सेट अ बैड एग्जांपल फॉर अदर। या वार्निंग शॉट फायर कर दें राइट लेफ्ट, नॉट ऑन टू द शिप, बट अगर आप इमीडिएटली क्रूज मिसाइल फायर कर देते हैं, इन शिप से ऊपर को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये एक आप प्रोवोकेटिव एक्शन जो है, ये आप दावत दे रहे हैं अमेरिकन को कि वो इसको रिस्पॉन्ड करें। और इजराइल स्पाइलर आपका बैठा हुआ है, वो तो हैप्पीएस्ट होगा कि द मोर इजराइल, अमेरिका की और इजराइल की लड़ाई होती है, द मोर मोस्ट हैप्पी कंट्री इज इजराइल। तो आपने उससे क्या हुआ कि प्रोवोकेशन स्टार्ट हो गई। उन्होंने आप अमेरिकन ने आके आपके 80 टारगेट मारे, ईरान ने उसके बाद खलीजी ममालिक में चले गए, बहरीन, उसके बाद कुवैत और यूएई में जाके आपने उनके एसेट को नुकसान पहुंचाया। आज अमेरिकन ने फिर आपके 140 टारगेट पे गए, ईरान ने भी रिटेलिएट किया। व्हाट ईरान हैज डन, ईरान को चाहिए फोकस करे, प्रोवोकेशन नहीं करे, कोशिश करें कि जितनी जल्दी ये मुआहिदा हो जाए और इसको इंटरनेशनल एक सपोर्ट भी मिल जाए, ताकि आपके अवाम को जो एक सैंक्शन उठ गई है, आपके सामने उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप गैस और पेट्रोल मार्केट प्राइस पे किसी को भी बेच सकते जब तक मुज़ाकरात हो रही हैं। व्हाट डू यू नीड, आपकी सैंक्शन भी खत्म हो रही हैं, आपके एसेट भी रिलीज हो रहे हैं, आपको $43 बिलियन का एक चांस भी मिल रहा है कि वो आपको रिकवरी के लिए दूसरे ममालिक से लेके देंगे, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये हर हालत में ये मुआहिदा मंतकी नाप हो, राइट, बजाय इसके आप खून का बदला खून, ऐसी बातें प्रोवोकेटिव करें। और इजराइल तो वो पहले ही उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोशिश कर रहा है, तो वो ना उन्होंने ये नाम दिया प्रेसिडेंट को, उन्होंने कहा जी आपके ट्रम्प की जान को खतरा है। तो ये चीजें आपको यू हैव टू वेरी केयरफुल। और ये जितनी कोशिशें ईरान को चाहिए कि को मटेरियल को लॉजिकल कंक्लूजन ले जाए और इसको मुआहिदे को हमेशा के लिए फाइनलाइज करें। अनीक जफर साहब, योर टेक ऑन द मैटर। इस वक्त चूँकि मेरे ख्याल से कि पहली दफ़ा टेस्ट हुआ है या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में, उसकी अहमियत और उसका इम्पैक्ट ईरान किस हद तक डाल सकता है पूरी दुनिया पर, उसको ये प्रैक्टिकली पहली दफ़ा टेस्ट उसने किया। दैट्स द रीज़न कि वो बहुत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मामले को लेकर वहाँ पर अपनी अथॉरिटी, अपना कंट्रोल मुकम्मल तौर पर रखना चाहते हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर कोई ज़रा सा भी डिविएट करेगा फ्रॉम देयर गाइडलाइंस एंड वट एवर दे वॉन्ट टू, तो फिर वो उसको सख्त निशाना बनाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ वॉर अगर दोबारा शुरू होती है। लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे या वहाँ पे अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। ये वजह है इस तरह के वाक़यात दोबारा से जन्म ले रहे हैं, या ये कि जी अमेरिका जो भी कहेगा हम दबेंगे नहीं, और अब तक वो नहीं दबे तो तभी वो फातेह करार पा रहे हैं इस पूरी जंग में, और फिर खुद भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड में भी सब कुछ ईरान के हक में गया, अमेरिका के हक में तो नहीं गया। वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में, क्या देख रहे हैं आप? देखें, इसमें अरसलान साहब देखिए, मैं जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया, मैं उनकी तरफ ज़रा और खुल के इशारा करूँगा कि चंद अनासर खित्ते में जिसमें ईरान के अंदर भी चंद अनासर शामिल हैं, उनका इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि वो एक मुकम्मल अमन की सूरत हाल जो है वो बहाल हो इस खित्ते में। और इजराइल का की तरफ ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, इजराइल तो बहुत खुश है इस सारे मामले में,
लेकिन चंद और फैक्टर्स भी हैं जो हम पाकिस्तान में बैठ के बहुत सारे लोग जिनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, वो ये हैं कि ईरान के अंदर भी चंद ग्रुप पाए जा रहे हैं जिनका अपनी ही जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो वहां पे सो कॉल्ड आप कह लें थोड़ा सा हार्ड लाइन ग्रुप जो हैं, मैं इस बात पे कि इसका फाइनल होना चाहिए, जो भी फाइनल आउटकम होगा वो क्या होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको हुर्मुज पे कंट्रोल चाहिए तो वो क्यों चाहिए, ठीक है। अगर हुर्मुज पे कंट्रोल आपको चाहिए, जैसे पहले कहा था कि जी हम यहाँ टॉल लगाएंगे, तो क्या आपको टॉल ज्यादा पैसे देगा, या अगर आपकी तमाम सैंक्शंस खत्म हो जाएं और आप इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अपना तेल और गैस बेच सकें तो उससे ज्यादा होगा। ये अपनी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है, लेकिन क्या हुर्मुज सिर्फ आपका है? हुर्मुज तो ओमान का भी है। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि हम ओमान को भी जो है इजाजत नहीं देंगे कि वो अपने इलाके से जो है जहाज रानी का रास्ता दे, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेशनल जो लॉज हैं सीज के बारे में, उनके तहत ये चीज जो है वो हल तलब है अभी तक कि क्या जो नेचुरल पाथवेज हैं उनके ऊपर आप ले सकते हैं टॉल, या उनके ऊपर किसी एक मुल्क की इजारादारी जो है वो कायम हो सकती है। अगर आप इस वक्त सूरत हाल देखें तो ईरान की सिचुएशन जो पिछला जो राउंड था उसमें ईरान को जिस तरह बहुत सारी जो इवन खलीजी रियासतें हैं जैसे कि कतर और सऊदी अरब, ये भी जो है वो इस बात के खिलाफ थे कि ईरान के ऊपर इतने शदीद हमले किए जाएं या वो किया जाए, ठीक है। इसके अलावा और भी ममालिक जैसे नेटो के ममालिक थे वो उस जंग का हिस्सा नहीं बने, ठीक है। जो अब सूरत हाल बनती जा रही है उसमें मुझे खदशा ये है कि जो हमदर्दी की का थोड़ा बहुत अंसर पाया जा रहा था ईरान के लिए गल्फ स्टेट्स में, स्ट्रीट के ऊपर भी और कुछ हद तक रियासती इदारों के अंदर भी, क्या वो उसी तरह रहेगा जिस तरह अब है? इसी तरह क्या नेटो की पोजीशन यही रहेगी अगर ईरान इंसिस्ट करता रहा कि वो हरमुज जो है उसके ऊपर ट्रैफिक के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल करेगा, अपनी मर्जी से वहां से जहाज गुजरने देगा, और ऑयल सप्लाईज के ऊपर अपना वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज बेसिकली का जो मेजर एक पोर्शन है उसके ऊपर वो इतना बड़ा कंट्रोल रखना चाहता है, तो फिर उसकी एक कॉस्ट होगी। आप कह रहे हैं कि ईरान कॉस्ट शायद पे करने को तैयार है, लेकिन मसला ये है कि जंगों के दौरान कॉस्ट को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपके पास पूरी कॉस्ट कैलकुलेशन हो कि इस जंग के नतीजे में जो कॉस्ट है मैं वो पे कर सकता हूँ। सो मेरी नज़र में, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मैं उनको सेकंड करूंगा कि ईरान के मुफाद में और इस खित्ते के मुफाद में अभी भी यही है कि जल्द से जल्द एक माहिदा हो जिसके तहत यहाँ अमन कायम हो, और हुर्मुज का जो भी मैकेनिज्म बनना है वो मैं आपको अभी ये बताने को तैयार हूं कि ये मुमकिन नहीं होगा कि ईरान अकेला हुर्मुज के ऊपर कंट्रोल कर सके। इस बात को वो दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा। मैं इस हद तक नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इशारतन कहता हूं कि इन मामलात में पाकिस्तान की पोजीशन भी किसी वक्त बदल सकती है। राइट, बिल्कुल। शराज असनाद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन सारे के सारी डेवलपमेंट्स को, इन मामलात को? इस पूरे खित्ते को आग लगने से बचाने के लिए पाकिस्तान ने स्टेप अप किया। कोई पाकिस्तान को इससे गेन्स नहीं थे इस पूरे के पूरे काम से कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे, लेकिन इसलिए किया कि ये पूरी मुस्लिम उम्मा है, ममालिक हैं, एक खित्ते में आग लगेगी, मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ भी दिफाई मुआहिदा है, लेकिन ये मामलात कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं। इस्लामाबाद अकॉर्ड हो भी गया, उसका MOU भी बन गया, टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात हैं, लेकिन इस नोयत के हमले अमेरिका भी कर रहा है और ईरान वापस जवाब भी दे रहा है। और जवाब देते वक्त बेशक वो बेसिस जो कि अमरीकियों के पास हैं उनको निशाना बनाया जाता है, लेकिन सॉवरेनिटी उन दीगर ममालिक की भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और वो इश्तियाल दिलाने के लिए कभी के लिए भी काफ़ी है कि अगर वो भी कोई रिस्पांस देने का सोचें या इस तरफ आएँ तो फिर इसराइल कामयाब हो जाएगा मुकम्मल तौर पर जो उसका ग्रेटर प्लान था
ان سارے ممالک کو لڑوانے کا اور یہاں پر اپنی اجارہ داری بنانے کا. واٹس یور ٹیک آن دس؟ تھینک یو ویری مچ ارسلان صاحب. میں اپنے دونوں معزز پینلسٹ کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس وقت اس ساری صورتحال میں اپنی پولیٹیکل ورتھ لوز کر کے ایک جیتی ہوئی جنگ کو اپنے لیے ایک پرابلمیٹک سچویشن میں کنورٹ کر رہا ہے. سب کو پتا ہے کہ ایران میں جو دو طاقتیں اس وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, ایک ان کی گورنمنٹ جو پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو رن کر رہی ہے اور مینج کر رہی ہے, اور دوسری IRGC جو بیک اینڈ پہ سارے ملک کو چلاتی ہے اور میجر بیک بون کا برین کا کام کرتی ہے. سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت ایران میں چل رہا ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے, کیونکہ جب اور IRGC کے پاس جس طرح اس کا سارا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اس میں وہ چیزیں کیٹیگوریکلی کلیئر ہیں کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں یہ گروپس لوکل لیول پہ گراس روٹ لیول پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جب پاکستان کے انیشیل نیگوسیشنز ہوئے تھے پاکستان میں ایران اور امریکہ کے, تو اس وقت بھی جو اس میں ڈیلے تھا وہ یہی تھا کہ ایک میسج آگے سپریم لیڈر تک جانے میں کم از کم 3 دن لگ رہے تھے, اور اوبیسلی اس میں ان کا سیفٹی کا آنسر بھی شامل تھا کہ کمیونیکیشن یوز کر کے ان کی جو جیوگرافک سچویشن تھی, جو پولیٹیکل جو ان کا وہ تھا لوکیشن تھی وہ ہائی لائٹ ہو سکتی تھی. بہرحال کمنگ بیک, اب اس ساری صورتحال میں اس وقت جو ڈیڈ لاک ہے دیٹ از ناٹ آن یورینیم, that is not on Iranian frozen asset, that is not on lifting ban on Iranian economy or on oil and something. The deadlock is on Strait of Hormuz, جہاں پہ اب ایران یہ کہتا ہے کہ وہ Strait of Hormuz کے اوپر سیکیورٹی ٹیکس کے نام پہ پیسے لے گا جو بھی جہاز جہاں سے گزرے, اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ Strait of Hormuz کی پوزیشن وہ پہلے والی ہی ہوگی اور ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بینیفٹس, یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنے بینیفٹس ایران کو انیشیل مل رہے تھے, اگر وہ اس وقت اسٹیٹ آف ہارموز سے ٹیکس کلیکشن میں نہ بھی جاتا, اور ان نیگوسیشنز کی شرائط جس پہ امریکہ تقریباً ایگری ہو چکا تھا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹڈ a clean sheet, پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹڈ a safe skin, اس پہ ان کے اوپر جو پورے امریکہ کو پتا ہے وہاں پہ ان کے اوپر بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, بیکاز دے ریئلائز کہ امریکہ ٹیکنیکلی یہ جنگ لوز کر گیا ہے, اور وی ہیو سین ہاؤ دا پریزیڈنٹ ٹرمپ اگریسولی ریئیکٹنگ ٹو نیتنیاہو. تو یہی ساری صورتحال تھی جہاں پہ ایران کو ڈپلومیٹیکلی اسٹریٹجیکلی کھیلنا تھا, نہ کہ اگریسولی کھیلنا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگریسولی انہوں نے کھیلا ہے دیٹ از کریٹنگ اے لاٹ آف پرابلم. دیکھیں ایران کا پورا انفراسٹرکچر موجود ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دے ڈونٹ ہیو پراپر نیوی, دے ڈونٹ ہیو پراپر ایئر فورس, اور ان کی زمینی فوج ٹھیک ہے اچھی خاصی, مگر ان کے پاس انفراسٹرکچر ایک بہت لمیٹڈ ہے, ویپنائز بہت لمیٹڈ ہے. اب جن انفراسٹرکچر کے اوپر وہ آلریڈی امریکن انفراسٹرکچر پہ گلف ریجن میں اور اس پہ مینا ریجن میں اٹیکس کر رہے ہیں, وہ آلریڈی خالی بیسز ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ امریکہ کو جو شروع میں ایران نے اسٹرائکس کی تھی اس میں امریکہ کا بڑا میجر لاس ہوا, جو انہوں نے اپنے سینٹکام میں مانا بھی, اپنی وہاں اسمبلیوں میں مانا. اب جو سچویشن ہے وہ خالی بڑی بیسز ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ملک جس طرح مثال کے طور پہ پاکستان کے ساتھ بڑا میجر رول پلے کیا قطر نے while bringing the Iranians and American on the table and negotiating something, because قطر was the one جس نے $3 billion کے frozen assets کو ریلیز کرنا تھا اور سارا کچھ وہاں پہ تھا. تو اب مطلب قطر پہ اٹیک is something questionable, اور definitely state of Hormuz is between the two countries, Oman اینڈ ایران. تو عمان کی طرف سے تو وہ راستہ نہیں بند کر سکتے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, ایرانیز آر کوائٹ ان نیگوسیشن ود عمان while convincing them. تو آپ کے خیال میں کیا عمان کی یہ جرت ہے یا عمان یہ کر سکتا ہے کہ اگینسٹ امریکہ جا کے ایران کا ساتھ دے رو کہے کہ نہیں اسٹیٹ آف, ابھی تو عمان اس میں اس طرح سے کلیمٹ ہی نہیں آ رہا ہے. ایوری بڈی نوز کہ وہ وہاں سے عمان کے پاس راستہ ہے, پر دا ایرانین کور ایوری تھنگ. ایرانین جو چاہ رہے ہیں کہ عمان ان کے ساتھ ایگری کر سے کہ وہ جو سیکیورٹی ٹیکس ہوگا اس میں عمان کا بھی کہیں نہ کہیں شیئر رکھ دیں گے, وچ از امپاسبل. میرے خیال میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ایرانیہ لیڈرشپ شوڈ کم اپ ود سم سینسیبل ڈپلومیٹک سٹیپس, اور اس میں انہیں یہ ریلائز کرنا ہے کہ جو پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا میڈیشن کرا کے سیز فائر کر سب کا, اینڈ اٹ واز اے ون ون فار امریکہ اینڈ ایران ایز ویل, وہاں پہ تھوڑا سا پازیٹیولی ڈپلومیٹک وے میں چلیں نہ کہ اگریسولی چلیں, اور لیٹس دی تھنگ بی سارٹڈ آؤٹ. میرا دیکھیں دنیا نے یہ تو تسلیم کر لیا نا کہ اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایران کے قبضے میں,
دنیا کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسٹیٹ آف ہارمز ایران جب چاہے بند کرا سکتا ہے, مگر اس کی قیمت ایران کیا دے رہا ہے. یہ 140 اٹیکس جو اس میں کیے گئے ہیں, ناؤ دے آر کمنگ اپ وتھ 2 آف دیئر آرم فورسز کلنگ ایز ویل ایز نمبر آف سویلینز کلنگ اینڈ انجریز. اس کی قیمت وہ کیا دے رہا ہے کہ وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے جہاں پہ آلریڈی کچھ ہے ہی نہیں. امریکہ رائٹ, سارا یعنی کچھ کہ چھوڑ چھوڑ شراز کے وہاں سے. صاحب آپ تینوں میرے جو معزز مہمان ہیں ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ تھوڑا سا ایران کو چیزوں کو ایک بہتر انداز میں دیکھنے کی اور پراپرلی سوچ کے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اب شاید بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے یہ کہ لیکن ان کے جو اپنی ایک سوچ ہے, اور IRGC جو معاملات کو رن کرتا ہے, یقیناً اس کے پاس اس پہ بہت سارے الزامات بھی رہتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا اس کے بارے میں مختلف پوائنٹ آف ویو بھی ہے. لیکن اب شاید جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ چونکہ جنگ جیت جانے والی بات ہے تو ایک وہ والا فیکٹر ذہن میں ہے اور پھر فیصلے ہو رہے ہیں, اور دیر سم تھنگ دیٹ شاید ہم نہیں ابھی گیج کر پا رہے ہیں. میں بریگیڈ صاحب تھوڑا سا آپریشن شعبان کی طرف آنا چاہوں گا. وقت کی ایک انتہائی اہم ضرورت تھی یہ آپریشن, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن شعبان ہی ایک حتمی آپریشن ہوگا جو جس کے بعد ایک لانگ لاسٹنگ پیس ہم بلوچستان میں دیکھ سکیں گے, بیکاز وی بیڈلی نیڈ اٹ, اور بلوچستان بہت اہمیت کا حامل ہے ہم سب کے لیے. دیکھیں سن 5 جولائی سے یہ ایک آپریشن بڑا اچھا طریقے سے چل رہا ہے, جس سے تقریباً 105 کے قریب ٹیررسٹ مار دی ہیں. اور پھر اسپیسیفکلی اگر کسی شعبان کی بات کریں, اس میں بھی کوئی 70 کے قریب ہم نے ٹیررسٹ کو مارا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں امپورٹنس یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے بعد زیادہ اس کو شدت آئی ہے, جس میں پرائم منسٹر پاکستان تھے, اس کے ساتھ فیلڈ مارشل آصف منیر تھے, چیف منسٹر بلوچستان تھے, اور بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک کمبائنڈ آپریشن کیا جائے, آف کورس آن بیس آف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جس میں ہیلی کاپٹرز ہیں, ملٹری کے آرمی کے لوگ ہیں, پھر اس کے بعد FC کے ہیں, اور پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. بہت کامیابی سے چل رہا ہے, اس لیے کہ دیکھیں بہت بڑے ایریاز ہیں اور ٹوٹل بیرن ماؤنٹینز ہیں, چھپنے کی جگہ بہت انفولڈنگ گراؤنڈ میں آ جاتی ہیں. ہیلی کاپٹر میں ہم نے مشین گن فٹ کی ہوئی ہیں, ان میں بھی آپریٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جہاں بھی ہیلی کاپٹر پک کرتا ہے کہ جی یہ ٹیررسٹ ہیں, وہاں ان کو دے ٹیک دم آن, وہاں جنم حاصل کرتے ہیں. وہیں سے ہم پھر انفارم کرتے ہیں تو اس کو وہ آتے ہیں, وہ اس کا انسرکل کرتے ہیں اور سارا کو مار دیتے ہیں. اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو یہ بڑا اچھا آپریشن ہے, جس کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس فورسز جو وہ دوسرا آپریشن ساتھ کر رہی ہیں. جتنے اس میں فیسیلیٹیٹرز ہیں, جتنے اس میں مددگار ہیں, جہاں پر یہ رات کو رکتے ہیں, جہاں پر یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کو ریکانسنس کرائی جاتی ہے, وہ بھی اتنے ہی انوالو ہیں. دیر آلسو ٹیررسٹ, تو ان کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے. ان قریب آپ دیکھیں گے جب وہ ان کو پکڑ لیا جائے گا, ختم کیا جائے گا, تو ان کے ایئرز اینڈ آئیز جو ہے وہ خاموش ہو جائیں گے. پلس ناٹ دیر آن دا رن, بھاگ رہے ہیں, ڈس آرگنائز ہیں, ہم ان کو اب آرگنائز ہونے دے رہے ہیں, ان کو شارٹیج یہ ایمونیشن ہے. اس کے بعد ان کے کمانڈر آئسولیٹ ہو چکے ہیں, ان کے وائرس کمیونیکیشن خراب ہوئے ہیں, تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو سخت روزانہ کی تعداد میں نقصان کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ آپریشن شعبان ول کنٹینیو ٹو موو کیری آن ٹل دا ٹائم ہم یہاں پر جی بریگیڈ صاحب, میں انیک صاحب کی جانب آؤں گا. انیک صاحب, یور ٹیک آن دس آپریشن, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بالکل ایک قسم کی ایک جنگ ہے جو دشمن نے ہم پر جس کا آغاز کر دیا ہوا ہے, اور وہ بڑا برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ایسیمیٹرک وار کی طرف آ گئے ہیں. یہ آپریشن ہی وقت کی اہم ضرورت ہے. ہاؤ ڈو یو سی اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر آف بلوچستان؟ دیکھیں, یہ تو بلوچستان کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ وہاں پہ ایک کنسیڈریبل تعداد میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو مختلف کیا کہتے ہیں نظریات کے تحت اور مختلف ایجنڈے کے تحت پاکستان کے سے آزادی حاصل کرنے کی جنگ میں کافی عرصے سے مصروف ہے. اس کے اندر کبھی تیزی آ جاتی ہے, کبھی وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں. پہلے بھی کامیاب آپریشنز ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں انسرجنسی کو کنٹرول کیا گیا. اس دفعہ یہ انسرجنسی جو ہے, کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز, ایکسٹرنل فیکٹرز انوالو ہو گئے ہیں, جس کے اندر سپورٹ فرام افغانستان ہے, سپورٹ فرام انڈیا ہے, اینڈ سم انڈیکیشنز کہ اسرائیل بھی یہاں پہ ایک اپنا فٹ ہولڈ بنانا چاہتا ہے ایران کے اوپر نظر رکھنے کے لیے. وہ یہاں آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں.
लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो काइनेटिक और वो ऑपरेशंस हैं, और पाकिस्तान के पास जो स्टेट की तमाम वेक्टर्स ऑफ पावर हैं, उनकी मौजूदगी में ये पॉसिबल होगा किसी भी तरीके से कि बलूचिस्तान में कोई टेरिटरी होल्ड कर सकें इस तरह के लोग जो हैं। अव्वल तो बलूचिस्तान की ये जो टेरिटरी जिसमें ये लोग थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो बहुत बड़ी टेरिटरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल साइज ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, वो उसी कंटेक्स्ट में ये एरियाज भी बड़ा एरिया है, लेकिन बलूचिस्तान के कंटेक्स्ट में इतना बड़ा एरिया नहीं। उन्होंने अपना ऑपरेशन एक्सपेंड इस तरह भी किया है कि हमारे पास कुछ खबरें हैं कि टीटीपी और उनका आपस में एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी हुई है। जी जी। टीटीपी को जब हमने इधर केपी में स्क्वीज किया है तो उन्होंने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन उधर बढ़ाया है। ये जो रिसेंट कुछ वाकयात हुए हैं उसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस इंडिकेशंस मौजूद हैं कि ये इसमें दोनों की कोऑपरेशन एग्जिस्ट करती है। इस वजह से ये एक थोड़ा सा एक सडन जो है स्पाइक आया है वहां पे वायलेंस में। जो ऑपरेशन हो रहा है ये हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये ऑपरेशन काफी हद तक इन लोगों को एलिमिनेट करेगा। उन लोगों को भी ये अंदाजा है कि इस स्टेज पर जैसे ही पाकिस्तान जैसे ही गल्फ को जैसे हम सब उम्मीद करते हैं कि गल्फ में अगर सिचुएशन बेहतर हो जाती है और पाकिस्तान जो है वो अपनी करंट हाई डिप्लोमेटिक प्रोफाइल को यूटिलाइज करके अपनी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव करता है, तो उसके नतीजे में उनकी ऑपरेशनल स्पेस कम हो जाएगी। उनको इस बात का पूरा इदराक है। वो इस टाइम को जो बीच में जो एक टाइम फ्रेम होता है जहां से आप अपनी जो आपके डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हैं, जो आपका इंटरनेशनल प्रोफाइल है, उसको आप अपनी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन्स के लिए इस्तेमाल कर सकें, उसके दरमियान जो गैप है, जो टाइम का गैप है, उसको यूटिलाइज करके पाकिस्तान की स्टेट को प्रेशराइज करना चाहते हैं। और पाकिस्तान के पास बिल्कुल। मैं अभी शराज वक्त है साहब का कि भी जरा पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। शराज साहब, योर टेक ऑन ऑपरेशन शाबान, कैसे देख रहे हैं इस ये वक्त की एक अहम ज़रूरत बन चुका था ये ऑपरेशन, और बेतहाशा वहाँ पर जो फंडिंग है भारत की तरफ से अफ़गानिस्तान में हो रही है, बेतहाशा कार्रवाइयाँ हुई हैं। डू यू थिंक कि ये अमन ला पाएगा प्रॉपरली ये ऑपरेशन, और क्या चीज़ें हैं जो इस ऑपरेशन के साथ साथ भी करने की बलूचिस्तान में ज़रूरत है? अरसलान साहब, मैं ये समझता हूँ कि देर है दुरुस्त है और ऑपरेशन शाबान बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि जितनी ज़्यादा फंडिंग इंडियन साइड से इन एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट को हो रही थी, फितना परवाज को, उतना ज़्यादा अटैक्स बढ़े थे और उतनी ज़्यादा इनकी तरफ से दरअंदाजियाँ बढ़ी थी। और जिस तरह ये चीज़ बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर है कि तालिबान ने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया था। ना सिर्फ तालिबान बल्कि यहाँ पे जो और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, गल्फ रीजन के मुल्क का नाम आता है, इसराइल वाला इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत पाया जाता है, और यहाँ पे हमारे और कई चाहने वाले दोस्त ममालिक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड हैं इसको अलहदा करने के लिए। लेकिन हमें जो एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस सारी सिचुएशन में बलूचिस्तान के मामले में चाइना हमारे साथ बहुत कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हुआ है, क्योंकि कलदम BLA और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने बलूचिस्तान में और जो उससे मुल्का इलाके थे या दीगर सूबे हैं, वहाँ पे चाइनीज को जो निशाना बनाया उस पर चाइनीज गवर्नमेंट ने बड़ा स्टेट स्टांस लिया। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अब जो ये ऑपरेशन किया जा रहा है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान पहाड़ हैं, नाहमवार जगह हैं, और वहीं पे ये टेररिस्ट हाइड हाउस अपने बनाते हैं। तो इस वक्त बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल स्टफ जो चाइना की मदद से हमें मिला हुआ है उसके जरिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है, और चुन चुन के उन गारों के अंदर से उनको मारा जा रहा है, उनको इबरत का निशाना बनाया जा रहा है, और ये मुसलसल ऑपरेशन जारी है। मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी शिद्दत लाने की जरूरत है और स्ट्रेटेजिकली इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, रिटेलिएशन के भी चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें वो घबरा के बहुत कुछ करेंगे। जो पकड़े गए हैं, जो अभी कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर वाला अटैक था उसमें जो पकड़ा गया वो अफगानी था, और उसने बताया कि वो किस तरह आ रहे हैं, अगेन द सेम ऑर्गेनाइजेशंस विद द BLA एंड द तालिबान, दे आर इन्वॉल्व ओवर देयर। तो इन सारी चीजों को हमें साथ साथ एक फ्रंट हमारा है ऑपरेशन का स्टफ,
سٹانس جو ہم بلوچستان میں کر رہے ہیں اور جہاں پہ ہم ان کو عبرت کا نشانہ بنا رہے ہیں، مگر یہ لمبا چلے گا اور میرا نہیں خیال کہ اس آپریشن سے اتنی جلدی سچویشن ہو سکتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ رائٹ، پینک آپ کی کے صورتحال خیال بھی میں ہے۔ شراز صاحب یہ وقت لے گا یقیناً اور لاسٹلی صرف یہ لمبا چلے گا معاملہ، لیکن امید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایونچولی دس برنگز پیس ان بلوچستان اور وہاں کے معاملات بہتری کی جانب جا سکے۔ تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آج کے پروگرام سے اتنی، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔